Hello, good morning, my dear students. Today, in this session of economics, let us see our chapter number 3rd, which is money and inflation. तो हम इंट्रोडक्शन की तरफ नज़र डालें तो मनी इज़ एट द सेंटर ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन अ मॉडर्न वर्ल्ड. मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर मनी को सेंटर में यानी बीच में रखा जाता है. टू सेटिस्फाई her or his needs, an individual requires money to buy goods and services. तो कोई भी इंडिविजुअल हो उसे अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यानी कि ज़रूरतें, न कि डिज़ायर्स या डिमांड, ज़रूरतें को सेटिस्फाई करने के लिए या गुड्स और सर्विसेज बाय करने के लिए मनी की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. मनी इज़ नॉट ओनली द मीडियम ऑफ एक्सचेंज बट इट इज़ ऑल्सो यूज द स्टोर वैल्यू. मनी सिर्फ एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही नहीं है पर ये एक वैल्यू का स्टोर भी है, क्योंकि जब हमारे पास में 100 रुपीज़ का नोट होता है तो हम ये बोल सकते हैं कि वी आर हैविंग द करेंसी ऑफ 100 रुपीज़ या मैं 100 रुपीज़ का मालिक हूँ. पीपल सेव मनी फॉर देयर फ्यूचर नीड्स. लोग मनी को सेव करके रखते हैं फ्यूचर यानी कि भविष्य में आने वाली ज़रूरतों के लिए. ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. ह्यूमन की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, जो कि कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकती है. अगर हम एक नीड को सेटिस्फाई करते हैं तो दूसरी नीड, चाहत उसकी जो होती है किसी भी चीज़ की, वो अंदर होती ही होती है. एंड द पर्सन कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल वांट्स बाय वंस ओन्स प्रोड्यूस. खुद प्रोड्यूस करके हम कभी भी अपनी चाहत को यानी कि हमारी वांट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं. thus a person tries to satisfy maximum possible wants by way of mutual exchange of goods and services. और हर एक पर्सन सेटिस्फाई पाने के लिए, संतोष पाने के लिए मैक्सिमम पॉसिबल यही एफर्ट्स करता है कि अंदर अंदर गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करें. इन एंशियंट टाइम्स ह्यूमन बींग्स यूज टू सेटिस्फाई देयर वांट्स बाय एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज अमंग देमसेल्व्स. एंशियंट टाइम्स के अंदर, पुराने समय के अंदर जब मनी नहीं होती थी तब लोग अंदर अंदर गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करके ही अपनी नीड्स एंड डिमांड्स को फुलफिल करते थे. सच अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज फॉर सेटिस्फाइंग वांट्स वॉज कॉल्ड अ बार्टर सिस्टम. और इस सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहा जाता था एंशियंट टाइम्स के अंदर, क्योंकि हम कोई चीज़ को लेके कोई दूसरी चीज़ सामने रिटर्न देते थे. मीनिंग ऑफ अ बार्टर सिस्टम. तो चलिए देखते हैं बार्टर सिस्टम का क्या मीनिंग होता है. बार्टर सिस्टम इज़ अ सर्विस ऑफ एक्सचेंज वेयर गुड्स और सर्विसेज आर डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स और सर्विसेज विदाउट यूजिंग अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज सच एज मनी. बार्टर सिस्टम को वो सिस्टम बोला जाता है जहां गुड्स और सर्विसेज के बदले गुड्स और सर्विसेज ही एक्सचेंज होती है, जिसके अंदर मनी का कोई भी रोल नहीं होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज कोई भी नहीं होता है. तो इस सिस्टम की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं. क्या लिमिटेशंस हैं एक बार हम नज़र डाल के देखें. इन द अर्लियर ईयर्स इंडिविजुअल्स लिव्ड अ सिंपल विलेज लाइफ, had less needs and carried out agricultural exchange of goods and services which was sufficient for their substance. earlier years में यानी कि पुराने समय में जो लोगों की ज़रूरतें और वांट्स होती थी वो बहुत कम होती थी. तब ना ही घर पे एयर कंडीशनर्स होते थे, न टीवी होती थी, न मॉडर्न इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि आजकल हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स एंड एक्सेट्रा, कंप्यूटर्स वगैरह. तो उनकी ज़रूरतें भी सिर्फ लिमिटेड ही होती थी. रोटी, कपड़ा और मकान ही होती थी जो कि वो एक्सचेंज करके अंदर अंदर चला लेते थे. फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर कल्टिवेटिंग वीट वुड स्टोर द रिक्वायर्ड स्टॉक एंड वुड एक्सचेंज द रिमेनिंग वीट टू गेट राइस, क्लोथ्स और शूज़. अगर हम एग्जांपल लेके देखें तो जो फार्मर वीट प्रोड्यूस करता था वो अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के बाद में जो बाकी रिमेनिंग वीट होती थी उसको एक्सचेंज करता था राइस, क्लोथ्स एंड शूज़ के बदले में. सिमिलरली द शू मेकर वुड गेट क्लोथ्स एंड फूड की बाय एक्सचेंजिंग द शूज़ ही मेड. और इसी तरह से जो शू मेकर होता था उसे अपनी ज़रूरत का सामान जैसे कि वीट, राइस एंड एक्सेट्रा घी एक्सचेंज करके मिल जाते थे शूज़ को. टीचर्स यूज टू गेट फूड इन एक्सचेंज फॉर नॉलेज एंड द आर्टिस्ट वुड बी पैट्रोनाइज फॉर देयर एंटरटेनिंग आर्ट्स. और टीचर को इसी तरह से फूड मिलता था जब वो अपना नॉलेज एक्सचेंज करता था दूसरों के साथ में, और आर्टिस्ट आगे आते थे
उनको भी यही सामान मिलता था जब वो किसी को एंटरटेन करते थे, यानी कि मनी जब नहीं होती थी तब बार्टर सिस्टम में कुछ न कुछ ले देकर पूरी इकोनॉमी चलती थी। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिजल्टेड इन एन इंक्रीज एंड चेंज इन डिमांड्स। तो जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती गई और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता गया हमारी सोसाइटी का, तो धीरे धीरे करके लोगों की डिमांड्स में चेंज आने लगी, मेकिंग देम मोर स्पेसिफिक। उनकी जो नीड्स थी वो ज़्यादा स्पेसिफिक होने लगी। एंड industrialization, urbanization, division of labor and specialization made the barter system limited and less applicable. Industrialization means ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी। अर्बनाइजेशन मीन्स जो पहले सिटीज़ कम होती थी वो ज़्यादा होने लगी। विलेजेस या टाउन्स जो थे वो धीरे धीरे करके सिटीज़ में चेंज होने लगे, और इसी की रीजन से जो लेबर था वो विलेज में से निकल के सिटीज़ में जाने लगा, और बार्टर सिस्टम का फिर जो यूज़ होता था वो ज़्यादा यूज़ नहीं होने लगा क्योंकि ये मैनेज नहीं हो पाता था। द म्यूचुअल एक्सचेंजेस डिक्रीज्ड एंड द पर्सनल नीड्स इंक्रीज्ड। जो अंदर अंदर एक्सचेंज होता था गुड्स एंड सर्विसेज का वो कम होने लगा, और लोगों की जो पर्सनल ज़रूरतें हैं वो बढ़ने लगी, क्योंकि अब लोग विलेज में नहीं रहते थे, सिटीज़ में रहते थे। सो दैट इज़ द रीज़न उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ द वांट्स। इस टॉपिक का मतलब ये है कि अंदर अंदर अगर हम हमारी ज़रूरतों को कुछ न कुछ थिंग्स को एक्सचेंज करके सेटिस्फाई करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है। रिमेंबर, मनी को एक्सचेंज करके नहीं, पर थिंग्स को थिंग्स के साथ में एक्सचेंज करके। तो लेट अस सी, विद सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट द नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्रीज्ड। तो जब सोशल इकोनॉमिक यानी कि हमारी इकोनॉमी और सोसाइटी का जब एक्सपांशन होने लगा तो लोगों की जो ज़रूरतें थी वो भी धीरे धीरे करके बढ़ने लगी। एंड सो द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर विच वॉज सिंपलर इन अर्लियर टाइम्स बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। और शुरुआत में जो इकोनॉमिक सिस्टम जो बहुत सिंपलर हुआ करती थी, एक्सचेंज करके लोग अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते थे, वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, यानी कि कॉम्प्लेक्स या फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया। नाउ दोज हु हैड राइज टू एक्सचेंज फॉर वीट डिड नॉट नीड वीट बट क्लोथ्स अंडर बार्टर। तो जो ऐसे लोग थे जो राइस को एक्सचेंज करते थे वीट के बदले, अब उनको वीट की ज़रूरत नहीं थी पर उन्हें क्लोथ्स की ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि सोसाइटी में कुछ जो प्राइमरी या बेसिक नीड्स होती है वो सेटिस्फाई करने के बाद में जो लोग होते हैं वो थोड़ी ऊपर की नीड्स पे जाते हैं। तो लोग जो पहले राइस को वीट से एक्सचेंज करते थे उन्हें ज़्यादा वीट की ज़रूरत नहीं थी, उन्हें क्लोथ्स की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो ये प्रॉब्लम आने लगा। वाइल ऑन द अदर हैंड वन हु हैड क्लोथ्स डिड नॉट वांट राइस बट वांटेड घी इन एक्सचेंज फॉर देयर क्लोथ्स। तो बोलो, यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी दूसरा अराइज होने लगा कि जिसके पास में राइस थे वो सामने से लेकर वीट लेने के लिए रेडी नहीं था, पर उसे घी की ज़रूरत थी और क्लोथ्स की ज़रूरत थी। तो कोई ऐसा पर्सन ही आ जाए जो उन्हें क्लोथ्स और घी देकर जाए तो ही वो अपने राइस को एक्सचेंज करता, और जो वीट लेकर आएगा उनसे तो वो एक्सचेंज नहीं करेगा। और जो वीट जिसके पास में होगा, तो अगर किसी के पास में से हम वीट लेंगे ही नहीं म्यूचुअल एक्सचेंज करके, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ कोई भी फार्मर होगा उसके पास में वीट का स्टॉक बढ़ जाएगा और पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी। thus there was a difficulty in establishing a need for each other's goods or service to make the barter possible, making it a challenge to establish barter between indivisible and divisible good। और ये धीरे धीरे करके एक प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा बार्टर सिस्टम के अंदर कि लोग जब एक्सचेंज करते थे एक दूसरे के साथ में अपने गुड्स और सर्विसेज को, वो डिफ़िकल्ट प्रूव होने लगा। तो इसके बेसिस पर गुड्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। वन विच वॉज द इनडिविजिबल, यानी कि जो डिवाइड नहीं हो सकता, और दूसरा जो कि डिविजिबल, जो डिविजिबल हो सकता था, बढ़ सकता था। तो फर्स्ट वन दिया हुआ डिफ़िकल्टी इन द स्टोरिंग वैल्यू। ऐसी कौन सी डिफ़िकल्टी अराइज हुई स्टोरिंग वैल्यू को लेके, यानी कि क्या स्टोर करके रखना चाहिए और उनकी क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक में कि क्या डिफ़िकल्टी होती थी स्टोरिंग वैल्यू के अंदर। देयर वाज एन इंक्रीजिंग प्रॉब्लम इन स्टोरिंग वैल्यू। ये प्रॉब्लम होता था स्टोरिंग वैल्यू के अंदर
हियर वैल्यू मीन्स एक्सचेंज वैल्यू, इधर वैल्यू का मतलब होता है एक्सचेंज करना वैल्यू को। अ फार्मर में एक्सचेंज वीट फॉर अ पेयर ऑफ शूज और क्लोथ। एक फार्मर अपने वीट को एक्सचेंज करता था एक पेयर ऑफ शूज या क्लोथ्स लेने के लिए। बट व्हेन प्रोडक्टिविटी राइजेस एंड शी और ही produces more wheat, then arises a problem of strong surplus wheat। और ये प्रॉब्लम जब अराइज होती थी जब ज़्यादा वीट का प्रोडक्शन हो जाता था इकोनॉमी के अंदर, तो स्ट्रॉन्ग सरप्लस वीट यानी कि जो ज़्यादा वीट बचा हुआ है इकोनॉमी के अंदर उसे हम कहाँ पर रखेंगे। और इफ़ वीट कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड देन एट अ फ्यूचर डेट सच स्टॉक ऑफ वीट कैन बी एक्सचेंज फॉर न्यू पेयर ऑफ शूज़ और क्लोथ्स और राइस। और ये भी दूसरी एक प्रॉब्लम होती थी कि अगर हम वीट को स्टोर करके रखते हैं तो आने वाले फ्यूचर में उनसे सिर्फ हम कुछ राइस ही ले पाएंगे या शूज़ ले पाएंगे या क्लोथ्स ही ले पाएंगे। बट द क्वेश्चन अराइजेस हाउ टू स्टोर वीट। और ये क्वेश्चन अराइज होने लगा कि वीट को हम स्टोर कैसे करके रखें। व्हेन एन इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल थ्रू वंस ओन एफर्ट। और जब इंडिविजुअल ने लार्ज स्केल यानी कि बड़े पैमाने पर अपने एफर्ट्स लगा के बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया, शी और ही हैड टू एक्सचेंज दिस प्रोड्यूस इंस्टेंटेनियसली फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज। और उससे इस प्रोडक्शन को अदर गुड्स और सर्विसेज के साथ में एक्सचेंज करना एक प्रॉब्लम जैसा हो गया। इट वॉज अदरवाइज डिफ़िकल्ट टू स्टोर द सरप्लस गुड्स और स्टोर द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ दीज गुड्स। और फिर इसी के रीजन से कि सरप्लस गुड्स और एक्सचेंज जो किया जाने लगा गुड्स का वो एक प्रॉब्लम अराइज होने लगा। यानी कि हमें वीट की वैल्यू पता नहीं चल रही थी कि कितनी क्वांटिटी हम वीट दें तो सामने से लेकर हमें एक पेयर ऑफ शूज़ मिले या कुछ राइस मिले या एक पेयर ऑफ न्यू क्लोथ्स मिले। तो ये प्रॉब्लम अराइज हुआ कि वीट की वैल्यू हमें नहीं समझ में आ रही थी। तो ये तो हमने डिस्कस किया कि कैसे डिफ़िकल्टी अराइज हुई वीट को स्टोर करने के लिए, हम कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूं कि अगर मेरे पास में 10,000 रुपीज़ है तो 10,000 रुपीज़ को मैं स्टोर करके एक कपबोर्ड में रख सकता हूं और मैं चाहूं तब तक उसे सेव करके रख सकता हूं क्योंकि उनकी एक्सपायरी डेट कुछ भी नहीं होती है करेंसी की। पर जब मैं वीट को स्टोर करके रखता हूं तो हो सकता है आने वाले फ्यूचर डेट में वो जो स्टॉक था जिसकी वैल्यू 10,000 रुपीज़ थी अगर मैं लगा लूँ, पर वो वीट तो एक दिन आने वाले फ्यूचर डेट में बिगड़ गया और उसकी 10,000 के तो मुझे कोई 1,000 रुपीज़ भी नहीं दे सकता है। तो इसी तरह से अगर सिंपल, ये तो 10,000 रुपीज़ के वीट थे, पर इसी तरह से मेरे पास में अगर लाख के या 5 लाख रुपीज़ के मैं जितने ज़्यादा वीट प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मेरे पास में कोई स्पेस नहीं होगी उसे रखने के लिए। और हो सकता है कि जो सब फार्मर्स होंगे वो वीट का प्रोडक्शन स्टॉप कर दें, तो प्रॉब्लम अराइज हो सकता है हमें खाने में। तो नेक्स्ट हुआ प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। तो किससे प्रॉब्लम अराइज हो रही थी वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन इन एन इंडस्ट्री ड्रिवन इकोनॉमी द इशू ऑफ मेजरिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इमर्ज्ड। तो जैसे धीरे धीरे करके लेबर का डिवीजन होता गया, इट मीन्स जो ऐसे पर्सन्स थे उन्हें ऑफिस वाली जॉब दी जाने लगी और कुछ पर्सन्स ऐसे थे जिन्हें मिडिल लेवल पे यानी कि सुपरवाइजर्स की जॉब दी जाने लगी और कुछ पर्सन्स ऐसे थे जिनको लोअर लेवल की जॉब दी जाने लगी। तो इनसे लेकर एक गुड्स की वैल्यू अराइज होने लगी और सर्विसेज मार्केट में आने लगी। तब तक पुराने समय में सर्विसेज ज़्यादा नहीं होती थी तो धीरे धीरे करके इमर्ज होने लगी। एंड एक्सचेंजिंग वीट फॉर राइस वॉज सिंपलर बट नाउ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स became available for exchange against wheat and hence it became difficult to determine and maintain the available for exchange against wheat and rice and hence it become difficult to determine and maintain exchange value of the wheat. If 20 kg of wheat is equals to 40 kg of rice, 10 meters of textile and 1 kg of ghee in modern structure, the question of measurement arises how much of textile can to determine
can exchange for 1 kg ghee or how much of rice can exchange for 1 kg ghee. It became difficult to determine such measures and hence arose a need for a universally acceptable measuring rod. This led to the origin of money, which became a standard measure of value and a common denomination of the trade. तो इसी तरह से हमें ये समझ में आता है कि एक वैल्यू को अगर हम डिसाइड कर लें 1 kg वीट से 20 kg वीट से लेकर अगर हम 40 kg राइस बाय कर सकते हैं, 10 मीटर्स ऑफ द टेक्सटाइल क्लोथ बाय कर सकते हैं और 1 kg घी बाय कर सकते हैं, पर क्या हो कि जब मुझे 1 kg घी की जगह पे मुझे 2 kg घी चाहिए, या क्या हो जब मुझे 40 kg राइस की जगह पे सिर्फ 25 kg राइस ही चाहिए और 10 मीटर्स ऑफ क्लोथ की जगह पे मुझे सिर्फ 3 मीटर्स ही चाहिए। तो हो गया ना प्रॉब्लम कि कितने वीट दे के हम एक्सचेंज कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि जो सामने वाला घी देने वाला पर्सन है वो वीट को एक्सेप्ट ना करें और ऐसा कहें कि पहले आप वीट लेकर राइस को एक्सचेंज करके आओ और वो जो राइस है वो मुझे चाहिए तभी मैं आपको घी दूंगा। तो जो वीट लेके आता था उसके लिए ये भी प्रॉब्लम हो गया, पहले राइस लेने जाना पड़ेगा फिर जाके उसे घी मिलेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम हुआ यहाँ पर। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स अराइज होने के बाद में ये समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा ऐसा मेजरिंग रोड रखा जाए जो कि यूनिवर्सली पूरे वर्ल्ड के अंदर एक्सेप्टेबल हो। तो इसी का एवोल्यूशन होता है यहाँ पे मनी। अब मनी को ऐसा स्टैंडर्ड मेजर ऑफ द वैल्यू माना गया कि जो कॉमन डिनोमिनेशन है ट्रेड का, यानी कि जो बिज़नेस होता है वो बिज़नेस का एक कॉमन डिनोमिनेशन है। इसी की वजह से यहाँ पे मनी का जन्म हुआ। तो यहाँ पे आज का सेशन हम एंड कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि बार्टर सिस्टम में क्या डिफ़िकल्टी होती है, बार्टर सिस्टम किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमारे अगले सेशन में हम देखेंगे कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे डेवलप हुआ मनी अलग अलग कंट्रीज़ का। तो टिल देन वेरी गुड बाय स्टूडेंट्स।